मेरी मुशातगी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी सर। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। आपको बता दें कि वक्तन फ़ौक्तन हम आप तक मुख्तलिफ शख्सियात से बात करते हैं और जिनमें डॉक्टर साहिबान, अदब से वाबस्ता अदीब, कलमकार और दीगर जो शख्सियात हमारी समाज में रहते हैं जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो, हम उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। और आज के इस शुमारे में हम आप तक ज़िला कुलगाम के एक ऐसे शायर, अदीब, प्रोफेसर की बात पहुंचाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदब के लिए बहुत काम किया है, चाहे वो कश्मीरी हो या चाहे वो उर्दू के हवाले से हो। मेरी मुराद हमारे साथ डॉक्टर हसरत हुसैन साहब जो कि ज़िला कुलगाम के सोनी गाम इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, आप हमारे घर आए। डॉक्टर साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियात से हमारी मुलाकात हो रही है और बिलखुसूस जिनका ताल्लुक़ अदब से होता है, क्योंकि अदब ही के ज़रिए जो है हम अपनी समाज की तर्जुमानी कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए सर, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से, यानी आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और जो इब्तिदाई तालीम है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। महजूर कशिर कांसी जोनुक वुनिस ताम यम जान हनै तिम छि जनै बोझ कहाँ। सर, मैं इस गांव में रहता हूँ, इसका नाम सुनी गांव है। सब ये कहूँगा कि नीचे मुझे कैमू है और ऊपर खी जोगीपुर है और बीच में मेरा गांव पड़ता है। मेरी पैदाइश 1962 में हुई है, इसी गांव में, इसी गांव में। ये 15 जून था, 10 योम आशूरा। अच्छा, ये सर योम आशूरा था। तो फिर मेरा नाम हसन रखा गया। हसन चूँकि मेरा चचेरा भाई था, फिर हुसैन ही रखा। तो इस तरह मेरा नाम अब फिर हुसैन हो गया। तो हमारे वालिद मोहतरम का नाम था हाजी गुलाम कादिर पैरी, तो उसके बाप का नाम था मोहम्मद सुबान पैरी। उनकी सुबान साहब, वो मैंने अपनी एक किताब में भी लिखा है। तो उनका जो इंतकाल हुआ है, वो जो हमारा बानिहाल का दर्रा पड़ता है, वो पंजाब गए थे। वहाँ से आते हुए बड़े भाई भी उसके साथ थे, तो वो बेचारा वहीं पर ठिठर गया सर्दी से, तो उसका वहाँ पे वो इंतकाल होगा। तो उसके साथ साथ बचपन में जब मैंने आँख खोली तो हमारे घर में बैज़ लीडरान होते थे। इनमें राम प्यारा सराफ, कृष्ण देव सेठी और अब्दुल कबीर वानी साहब और अब्दुल सत्तार रंजूर साहब, ये लोग हमारे घर आ दिया करते थे। ये बहुत पॉपुलर थे उस ज़माने में। ये 70 की दिहाई का ज़माना है। तालीम के हवाले से अगर बात करें तो इब्तिदाई तालीम जो वो कहाँ से आपने हासिल? सर, इब्तिदाई तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो मैंने इसी गाँव से शुरू की। तो इस गाँव में उस वक़्त प्राइमरी स्कूल था। फिर मैं जब प्राइमरी मैंने क्लास को ऊपर गया तो फिर 6th हुआ, फिर 8th के बाद मैंने दन्यव बागुंड में मैंने इम्तिहान दिया 8th का, फिर पास हुआ। तो उसके बाद मैं हाई स्कूल बुगाम सर चला गया। बुगाम में मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। तो उसके बाद मैं गया 1978 में, मैंने 79 में मैंने एडमिशन लिया हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में। अच्छा। तो वहाँ 2 साल बीत जाने के बाद मैं फिर कॉलेज चला गया, अनंतनाग कॉलेज। अच्छा। हाँ, कुलगाम में। यहाँ भी बुगाम में भी, यहाँ भी अपने गाँव में भी बहुत अच्छे उस्ताद रहे। मोहन जी थे, उनमें दनव के राधे कृष्ण थे, गुलाम नबी शाह साहब थे, अब्दुल सलाम भट्ट साहब थे, अब्दुल रशीद शेख साहब थे, विजय कुमार भी एक उस्ताद थे हमारे, जम्मू के एक और थे उस्ताद उस ज़माने में। तो बुगाम में भी अच्छे उस्ताद मिले। गुलाम आपकी परवरिश तरबियत मेरी हुई 82-83 में। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी, वहाँ डिप्लोमा कश्मीरी किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कश्मीरी कॉलेज में नहीं था। अच्छा। तब तक तो फिर मैंने डिप्लोमा कश्मीरी किया। तो उसके बाद मैंने MA वहाँ पर किया कश्मीरी में। तो वहाँ वहाँ भी बहुत अच्छे उस्ताद मिले। उनमें थे प्रोफेसर रहमान राही थे, प्रोफेसर शफी शोक थे, रशीद नाजकी थे, और इसी तरह मोहम्मद जमा आजुदा। और उसके बाद मोहम्मद ये थे प्रोफेसर मरगूब बानली, जिनके अंडर मैंने MPhil और PhD भी वहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में किया। अच्छा, PhD किस सन में आपने?
की? सर PhD की डिग्री मुझे मिली तो 95 मई में। PhD किस पे आपने जो है मौजू क्या? PhD में मेरा फिर रहा मसनवीज़ पर, महमूद गामीज़ एंड मकबूल शेख रालवारीज़ मसनवी थ्रेशोल्ड इन्हीं पर था। तो उसमें मैंने ओरिजिनल और ट्रांसलेशन ये दोनों मसनवी ली। तो ये मैंने ये दोनों मुकालाजात मैंने प्रोफेसर मरगूबान अली साहब की ज़ेर क़यादत निगरानी में अंजाम दिए। दोनों की 20 किताबें मैंने लिखी हैं और 20 आप जो हैं लिखने वाले हैं, यहाँ वो तैयार अभी नहीं है लेकिन उनका जो मवाद है वो आपके पास है। क्या सरकार की जानिब से कुछ मदद आपको मिली? सरकार की जानिब से इस वक्त तक कोई ऐसी हौसला अफजाई नहीं मिली। मतलब अगर मुझे अवार्ड मिला होता, मैं कहता स्टेट अवार्ड या छोटे छोटे अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स तो मिले, जो हौसला अफजाई मिलनी चाहिए थी एज ए राइटर, वो मेरे ख्याल में मफकूद है और वो नहीं मिल पाई है उस तरीके से जैसे कि होना चाहिए तो ये था। दिखता है और सरकार को चाहिए कि इनकी वक्तन फ़ौक्तन हौसला अफजाई आगाज़ में बताया कि एक जानिब शेखुल आलम, दूसरी जानिब खी जगी बोरा। तो शेखुल आलम के हवाले से आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि शेखुल आलम पे आपने कौन सा काम किया? सर शेखुल आलम पर मेरी किताब आई है रमूज़ाती शेखुल आलम, ये मैंने लिखी है। एक किताब है, इसमें आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये कब? ये उर्दू में है। अच्छा, उर्दू में है। हाँ। किस सन में ये आपने लिखी है? शायद 2000 कुछ यहाँ होगा मेरे ख्याल में। 2006 पर भी मैंने काम किया। अच्छा। ललदेत पर भी मैंने, रमूज़ाती ललेश्वरी, मैंने कहा दोनों को रमूज़ाती रखेंगे, इसका रमूज़ाती शेखुल आलम और उसका रमूज़ाती ललेश्वरी। फिर मैंने ललदेत पर भी एक और किताब है मेरी। इससे पहले मेरी ताप हलम आई थी गज़दियात की, वो ये किताब है। तो इसमें गज़दियात है मेरे, तो वो ये किताब है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जी भी मैंने लिखा है, जाने रहमत जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत टैगोर पर काम किया है, हसरतनामा लिखा है। अच्छा, 2 ट्रांसलेशन भी मैंने किए हैं, बड़े अच्छे ट्रांसलेशन। एक है दोनों उर्दू से मैंने किए, एक अंग्रेज़ी से, मलेशिया का मैंने अंग्रेज़ी से किया है। लेकिन इसका जो है ये शायर बरदुलवी साहब ने ये जो मोनोग्राफ लिखा था असरारुल हक मजाज साहब पर, तो वो भी मैंने कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है। तो ये चीज़ें मैं इस वक्त शेखुल आलम की नज़मों पे काम कर रहा हूँ, पयामी शेखुल आलम के हवाले से। और उसके साथ साथ मैंने जो भी और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैंने कुछ लीलाएँ भी लिखी है, तो वो भी शाया हो सकती है इंशाअल्लाह। हवाले से बात करें तो आप में अदब का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? सर मैंने कहा कि चूँकि हमारे घर प्रोग्रेसिव राइटर्स के वसातत से बहुत अखबारात आते थे, मिलाप था, संदेश था, ज़मींदार था, और भी बहुत बाद में वो लोक लहर तक पहुँचा। तो ये अखबारात हमारे यहाँ आते थे, इनसे इस्तिफ़ादा उठाने का मुझे मौका मिला। मैं कभी कुछ बैज़ शोरा का जो हमारे तरक्की पसंद शोरा है, चाहे वो फैज़ साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी या बाकी लोग हैं, मखदूम मुहीद्दीन, इनकी गज़लें इसमें होती थी, तो असर ये भी रहा। लेकिन असल में देखिए, असल में माजरा क्या हुआ, फिर मैं रेडियो भी सुनता था। यही कोई 70 में हमारे घर रेडियो भी पहुंचा, तो रेडियो प्रोग्राम भी मैं सुनता था। छोटा ही था, 5, 8, 10 साल का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ भट्ट साहब के, इसमें एक चीज़, एक दिन हम स्कूल में थे, तो वो जो होती है ना वॉलीबॉल, जिसको खेलते बॉल, तो उसको उन्होंने वो हवा देने के लिए हमें कहा कि ऊपर ट्रैक में से पंप लाओ। तो हम ऊपर गए, मेरा एक और दोस्त भी था, अब्दुल रशीद उसका नाम है। तो हम ऊपर जब गए तो हमने वहाँ जो ये जो वहाँ पर ट्रैक था, उस पेटी को जब हमने खोला तो वहाँ मैंने एक किताब देखी, उसका नाम था वज़िल गुलाब, कश्मीरी में सारी थी, बहुत अच्छी किताब। तो मैंने मेरे दोस्त ने उन्होंने कहा कि आप इस किताब को हम उठाएंगे। तो हमने इस किताब को वहाँ से उठाया, तो सर को भी कहा, उसने कहा पढ़ो कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ था, दिस वाज ए ट्रिब्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये हमारी शोरा ने उसको ट्रिब्यूट किया था। ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पब्लिकेशन, उसने मुझे बहुत असर किया। मसरत रखूँगा अपना तखल्लुस। अच्छा,
اس نے بھی کہا کچھ تخلص میں بھی رکھوں گا، تو چلو ایسے ہوا پھر. تو اس میں بہت اس میں رادیہ ناتھ مسرت ایک شاعر تھا، وہ زین پورہ کے ہیں سر. تو میں نے مسرت رکھا، لیکن میں 1-2 دن 3 دن یہ رہا تو مجھے مسرت میں زیادہ اتنی مسرت حاصل نہیں ہوئی. مسرت بھی حاصل نہیں ہوئی کہ اصل میں شعر و شاعری میرے لیے حسرتوں کی غذا ہے. یہ مسرتوں کی غذا بھی اس قدر نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہہ دیا میں حسرت اب رکھوں گا. حالانکہ حسرت نام کا اس میں کوئی شاعر نہیں تھا سر، لیکن میں نے حسرت رکھا. حالانکہ اس وقت آپ کس جماعت کے طالب علم تھے؟ بس یہی مان لیجئے 6ٹھی جماعت کا، 5ویں 6ٹھی جماعت کا. تو اس کے بعد لکھنے کا عمل جاری رہا اور ابھی بھی جاری ہے. اور آج تک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کتنی کتابیں تصنیف کی ہے، یعنی کتنی کتابیں جو ہیں پبلش ہوئی ہیں آپ کی جانب سے؟ سر میری اس وقت لگ بھگ 20 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں. منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ ہاں لگ بھگ 20، 2-3 آ رہی ہے، اور کم از کم 20-25 کتابیں اور ہیں جن کا مسودہ میں نے تیار کیا ہے، دشتی مسودہ، وہ بھی شائع ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات، اگر ہم ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے حوالے سے بات کریں، وہ آپ کے گھر جو ہے تشریف لاتے تھے. یہ اگر ہم بات کریں تو کن کن شاعروں سے جو ہے آپ کی ملاقات اس دوران ہوئی؟ شاعروں کے ساتھ ساتھ میرا سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. شمی محمد شمی کو میں جانتا ہوں، شیخ صاحب کو میں ملا ہوں 1976 میں. نومبر سٹارٹ تھا، زعفران وہ پک اپ کر رہے تھے کسان پامپور کے ریوا میں، تو میں شیخ صاحب سے اس وقت ملا ہوں. وہ زعفرانی سوٹ پہنے ہوئے تھا. اس کے بعد شیخ صاحب سے ملاقات کبھی ہوئی؟ نہیں. آپ نے جو ہیں، اگر ہم بات کریں تو ملک کے جو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کو بھی خط لکھا ہے. میں نے دیکھا کہ امریکہ کے صدر کو آپ نے خط لکھا. یہ کون سا وقت تھا، کون سا سن تھا جب اصل میں سر کیوں یہ آن پڑی کہ آپ نے ان کو خط لکھا؟ اور اصل میں سر کیا لکھتے تھے؟ اصل میں سر ماجرا یہ ہے کہ جب 99 میں ہوا لاہور ڈکلیریشن، چونکہ میرے خیال میں ایک فرد میں ہوں کہ جس نے بہت مصائب مشکلات کا سامنا کیا. ایک طرف تو سیکولر ذہن بھی تھا، دوسری طرف یہاں پر سیاست کا ایک اور کانسیپٹ اب منظر عام پر تھا. تو ایسے میں بہت اجیرن کی زندگی میں نے گزاری ہے. تو 99 میں 12 فروری کو لاہور گھوشنا ہوا. پھر وہ ایک بس واجپئی صاحب نے لانچ کی، ان کو میں خط بھی لکھتا تھا، وہ شاعر بھی رہے ہیں. تو میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ اس طرح اگر کچھ امن کے بارے میں دونوں ملک سوچیں گے، کیونکہ ہماری نئی نسلیں اب زیادہ مصیبتوں کے شکار نہیں ہوں گی. تو انہوں نے تو وہ بس لانچ کی. وہاں سے نواز شریف صاحب آ گئے، تو ان کا جو پورا فورم تھا اس وقت، یا کیبنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا، وہ بھی اس میں تھا. تو پھر میرا انٹروگیشن کیا، پھر میں نے جموں کشمیر امن مشن کو فریم کیا 99 میں سر. اچھا، یہ ٹارچر وغیرہ کیوں آپ پہ ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا؟ ٹارچر نہیں تھا، چونکہ یہ ہر ذی شعور ذی حس محب پر یہ چیزیں باریک گراں ہو جاتی ہے. جو بھی سوچ وشار رکھتا ہو کہ ان حالات میں مطلب لوگ بیچارے تشدد کی بینٹ چڑھے، اس پار سے بھی اس پار سے بھی ہوا تشدد، ہوا مشکلات ہوئے لوگوں کو. تو میں اس کے بالکل منافی تھا. میں کہتا تھا کہ مسائل کا حل امن سے ہونا چاہیے. کیا آپ نے قلم کے ذریعے بھی لوگوں تک یہ بات پہنچائی، یا قائرین تک یہ بات پہنچائی کہ اس ظلم کے خلاف آپ نے قلم اٹھایا؟ قلم تو تھا ہی، قلم تھا. قلم میں چونکہ قلم کا ہی سپاہی ہوں، قلم کا سپاہی ہونے کے ناطے میں نے قلم سے بھی نظمیں لکھی ہے. کچھ یاد ہے اس طریقے سے بہت ساری شاعری ہے، نظمیں بھی لکھی ہے. اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس دور میں جو آپ نے لکھی ہے، مطلب ہتو جانوارو کوو چھک سہ کن زون، کنس پانسٕے چھُکھ خلوہ کٔرِتھ ترٛوٚن، ژٔنٛدری سجیومُت سنیومُت ہریومُت، ژےٚ زن بول بوشا تہِ طوطس کلیومُت، زندے یتھ کُلِس پٮ۪ٹھ ژےٚ زن مٲتھ گوٚمُت، ہتو جانوارو کوو چھُکھ سہ کن زون، کُنس پانسٕے چھُکھ خلوہ کٔرِتھ ترٛوٚن.
پردراج کر مٹان یہند پیون حسرت یما کنس از تام اس وون ہتھو جانوارو کو چھک کن نے بہت بڑی نظم بہت ہے. خوب. اچھا جب 99 میں آپ نے جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ امن کے لیے میں نے ایک پہل کی تھی، تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے جو ہے انتخابات میں بھی آپ نے حصہ لیا ہے. یہ کون سا سن تھا جب آپ نے جو ہے الیکشن میں حصہ لیا؟ الیکشن میں نے 99 میں ہی پھر پارلیمنٹ الیکشن ہوا. اس وقت مجھے یہ اس وقت یہ میں جانتا تھا کہ شاید مجھے این سی سے منڈیٹ ملے گا اس وقت پارلیمنٹ کے لیے. ہاں 99 میں، مگر وہ علی محمد نیائک صاحب کو اس وقت دیا گیا. نیائک صاحب کی بڑے سلجھے ہوئے سینئر لیڈر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے، اور مجھے نہیں ملا. پھر میں آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے کھڑا ہوا. بھی کچھ حالات بھی فیوریبل نہیں تھے، لیکن میں نے چیلنج لیا. آئی ٹوک اے چیلنج فرملی that since I got intoxications, I have to show my courage and vigor and versatility. This is a challenge to me. If I will not go through by these things now, this is a challenge. تو میں نے اس وقت الیکشن میں کود پڑا، تو الیکشن میں نے لڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد اگر زندگی کے حوالے سے بات کریں، یہ ادب کا سفر جاری رہا. ہاں سر. کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا مصروفیات ہیں ڈاکٹر صاحب کی؟ سر میرے جو مصروفیات ہیں یہ کہ میں گیسٹ لیکچرر ڈگری کالج کلگام میں کام کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کام ہوتا ہے، گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں کام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن مشن ہے اس کو بھی چلاتے ہیں کہ امن لوگوں کے کانوں میں رس گھول جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر کے حوالے سے بات کریں، گھر میں کون کون ہے آپ کے فیملی میں؟ سر میرے گھر میں ہم 5 بھائی تھے، اب ہم 99 میں ہم الگ ہو گئے. اچھا. 99 سے ہو کے اب میں اکیلا ہوں. میرا اپنا پریوار ہے، میری بیوی ہے، میری 3 بچیاں ہیں، 2 کی شادی ہوئی ہے، 4 بچیاں، تو 2 بیٹے بھی ہیں. آپ اتنے عظیم ایک ادیب، شاعر، بہت زیادہ کام، میں کہہ رہا ہوں کہ ضلع کلگام کی جو زمین ہے بہت زرخیز ہے، اور آپ جیسی شخصیات کی وجہ سے ضلع کلگام جو ہے دن بدن ترقی کی اور گامزن ہو رہا ہے. چاہے ادب کے حوالے سے بات کریں، اللہ آپ کے ذنی نے یہ تو آپ کو حسن ظن ہے ہمارے لیے، تو یہ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا بچوں میں ادب کے ساتھ دلچسپی ہے؟ بچوں کو ادب کے ساتھ دلچسپی، میں نے نوید کو کمپیوٹر دیا تو یہ بیچارہ انجینئر بننا چاہتا تھا، پھر اس نے کمپیوٹر میں کیا. تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ کرتا ہے BSc نرسنگ راجوری میں. تو بیٹی ایک وہ شاعری کرتی ہے. اچھا 5 میں سے ایک بیٹی جو ہے اس کو دلچسپی ہے شاعری کی اور؟ ہاں سر. اچھا بہت اچھا. کیا وہ جب آپ کو دکھاتے ہیں اپنی شاعری، کیا اردو میں کرتے ہیں کشمیری میں کرتی ہیں وہ اردو میں ہی سر. اچھا جب آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ گھر پہ ہی استاد ہیں اور ہم لوگوں کو دوسروں کے پاس نہیں، ہم جب لکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ ذرا دیکھ لیجئے گا. والد صاحب گھر پہ جب وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے ادب کے ذریعے میرا نام جو ہے اس میں ہے پوٹینشیل، اچھی غزلیں چند اس نے لکھی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ گیسٹ لیکچر میں دیتا ہوں ڈگری کالج کلگام میں، اور اجرت کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ اتنی زیادہ اجرت بھی نہیں ہوتی. اور جس طرح آپ نے ادب کے حوالے سے کام کیے ہیں، 20 کتابیں آپ نے جو ہیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 پہ کام ہو رہا ہے، تو جتنی آپ کو اجرت ہے اور اس حساب سے جس طرح آپ اب ادب کی خدمت کر رہے ہیں، کتنے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اس جدید ترین دور میں اور اس مہنگائی کے دور میں؟ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. سر یہ تو فطرت ہی ہے جو لالے کی ہنا بندی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں مہندی، اس کے گالوں. یہ تو مشکلات بہت ہیں سر، مشکلات آئے، لیکن بیسیکلی اٹ واز اے چیلنج ٹو دا ہول کشمیری سوسائٹی. اگر میں نے صحیح طریقے سے بٹ صاحب ان حالات کا مقابلہ نہیں کیا ہوتا تو گاندھی نہیں ہوتا، تو شیخ محمد شبلہ نہیں ہوتا. مقابلہ کیا حالات کا، کبھی بھوکے رہے، کبھی مگر ہمت نہیں ہاری، چلتا رہا ایک مسافر کی طرح، جس سے نہ راستے معلوم نہ منزل معلوم، مگر پھر بھی چلتے رہا.
इस दश्त में, इस सहरा में, इन संगजारों में मैं अपने कदम जमा के चलता रहा। मैंने सोचा ये एक चैलेंज है, चलो देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना जो तवाज़ुन है, जो हिम्मत का पलड़ा है, सब्र का पलड़ा है, मैंने उसको कायम दायम रखने के लिए और सदा ये कदम जमाए और आगे चलता रहा। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं, मैंने सोचा ये चीज़ बैसती इंसान मुझे करनी चाहिए, मैं करूँगा। तकरीबन 50 साल से आप लिख रहे हैं, जिस तरह मैंने अंदाज़ा लगाया। हाँ सर, बिल्कुल 50 साल से आप इस अदब की खिदमत कर रहे हैं कलम के ज़रिए। जो नई नस्ल इस अदब की ओर आ रही हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार को चाहिए कि वो जो कलमकार हैं, जो अदीब हैं, जो शायर हैं, उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी माली मदद भी होनी चाहिए? लाजमन ज़रूरी है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। मतलब तो सरकार से क्या क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सरकार से मेरी विनती यही है कि अदब, सकाफ़त, कल्चर, तहज़ीब, तमद्दुन, इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए वो सब उपाय किए जाए जो नागुज़ीर हैं, जो ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को ज़रूरत के तवस्सुत से आगे तक लिया जाए ताकि हमारी नई नस्ल किसी ज़िमन में परेशान न हो। मैं आपको मसला बताऊंगा। मैं पिछले दिनों एक अदीब से बात कर रहा था, मैंने कहा अरे भाई क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय है वो लेता है, मतलब रिटायर होगा तो उसको कम से कम पेंशन तो मिलेगा, वो उसका हक है। मगर अगर एक राइटर भी लिखता है 10 या 20 या 30 किताबें, 40 किताबें, वो बेरोज़गार है, उसको क्यों नहीं मिलता है कुछ मॉनेटरी? एक जर्नलिस्ट इतना काम करता है जान जोखिम में डाल के, चाहे युद्ध हो, चाहे जंग हो, चाहे अशांति हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ से असल हक़ाइक़ पेश करके माइक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाता है, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, नेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। इन लोगों को भी अपना मुकाम होना चाहिए, क्योंकि ये बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी में, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। मैं ये कहूँगा, मैं अपने वज़ीर आला, अपने गवर्नर साहब को बिलखुसूस, और इसी तरह अपने मुल्क के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हमारे हैं अमित जी या राजनाथ, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उन तक भी ये गोश गुजार हो जाए कि राइटर्स कम्युनिटी को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, वकला बरादरी को, ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं, इनको भी मॉनिटरी तौर पर वेल वर्सड बनाया जाए। ये ज़रूरी है, क्योंकि समाज लोगों से चलता है। चलो सड़क में गड्ढे पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगा, ये मैं नहीं, अस्पताल में दवाई कम है, मुश्किलात हो जाए, ये चीज़ें नागुज़ीर है। सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल तमीर करना, बाकी चीज़ों को तमीर करना, चलाना, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज के फ़र्द हैं, जो समाज को चलाते हैं, अब मेरे पास आ गए, अब समाज के एक हसास फ़र्द है जिन्होंने ये बांप लिया कि कहीं पर कोई हमारा भाई राइटर हो सकता है, चलो उससे बात करेंगे, वो अपने ख्यालात कैसे कहता है। बाकी वो ये ज़रूरी है, ये नागुज़ीर है इस तरह का वातावरण देना राइटर्स को, अदीबों को, शायरों को, जर्नलिस्ट को, बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उन सब को ये हक़ भी है हुकूमतों का और फ़र्ज़ भी कि उनकी मदद की जाए, उनकी मदद मुआविनत की जाए सही तनाजुर में, सही तरीके से। डॉक्टर साहब, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं और पहले ही मैंने आगाज़ में ही कहा कि हमारे साथ आज जो है वो इल्म का एक समंदर है, फिर भी जितना हमसे हो सका और हमने कोशिश की आपकी बात जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचे और जो अदब से वाबस्ता नई नस्ल है उन तक पहुँचे। और ज़िंदगी ने अगर वफ़ा की, आने वाले वक्त में जब आपकी किताबें मज़ीद आएंगी उन पे भी बात होगी, और जो सवालात रह गए हैं वो भी उस सेगमेंट में हम ज़रूर पूछेंगे आपसे। और इस वक्त आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आप इसी तरह कलम के ज़रिए अदब की खिदमत करते रहिएगा, और क्योंकि अदब ही के ज़रिए एक इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत 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 शुक्रिया। कदमन मदद, अल्लाह ताला थे ज़िंदा सलामत रहो, हमें याद करना आगे भी ज़रूर। चलो अस्सलाम। आपने डॉक्टर हसरत हुसैन साहब की बात सुनी, और
जिन्होंने ने अपनी ज़िंदगी के बारे में किस तरह उन्होंने शुरुआत की और उसके साथ साथ किन किन मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ा, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि हालात जैसे भी आए लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और इनका ये कहना है कि गुज़श्ता 50 सालों से मैं कलम के ज़रिए अदब की खिदमत करता आया हूँ और जब तक मुझ में जान है तब तक ये खिदमत जो है जारी रहेगी। इस सेगमेंट में इतना ही। आने वाले सेगमेंट में मज़ीद इसी तरह के जो कलमकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, समाज की जो अहम शख्सियात हैं, उनकी बात जो है ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।